नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिज़नेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस प्लस इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में। ये 3 बिज़नेस न्यूज़पेपर्स हैं, जिनके सबसे इम्पोर्टेंट और आपके काम के जो आर्टिकल्स हैं, उन्हें हम पिक करते हैं और एनालाइज़ करते हैं। तो ऐसे आर्टिकल्स यहाँ मैं डिस्कस करूँगा जो आपके इनकम, आपके खर्चे, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू एंड जॉब और बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स, इन चीज़ों को अफ़ेक्ट करते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कहीं न कहीं आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिज़नेसमैन हो, ये स चाहे आप रिटायर्ड ही हो, तो आप सबको ये सारी चीज़ें अफ़ेक्ट करने वाली हैं किसी भी तरीके से, तो हम वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोई भी क्राइम या पॉलिटिकल न्यूज़ या ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं होने वाली हैं, तो सिर्फ़ बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं, आज हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ का। सबसे पहले हम आईपीओ बिग बैंग थ्योरी विद अ व्हिम्पर, आईपीओज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। 2024 में जो आईपीओ पे रिटर्न मिला है, कई लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया। उन्होंने 10 लाख का फंड लिया और हर आईपीओ में उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, पैसा लगाना। और इवन बैंक्स ऐसा कर रहे हैं इस बार। अब बैंक्स का अगर देखोगे डेटा, तो जितने बड़े-बड़े बैंक्स हैं, इनके पास कैश पड़ा है, ये आईपीओज़ में लगा दे रहे हैं। सारे आईपीओज़ में लगा दे रहे हैं ये लोग, खुद भी। और काफ़ी अच्छा गेन ये जनरेट कर पा रहे हैं वहाँ से, तो ये डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट फर्म्स में अगर आप देखोगे ना, रियल एस्टेट सेक्टर में लग्ज़री होम्स में अलग ही वेव चल रही है। लग्ज़री हाउसेज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और डेवलपर्स भी वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जो लग्ज़री हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में बूम आ सकता है 2025 में, तो क्या ऐसा रीज़न है इसका? ये डिस्कस करेंगे। ब्रेकआउट ईयर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, एक एडिटोरियल है और इसमें हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में इस साल क्या हुआ और क्या हो सकता है आगे, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। जेएसडब्ल्यू ग्रुप अभी बातचीत कर रहा है चाइनीज़ बिगीज़ के साथ, बड़ी कंपनीज़ के साथ अपने ईवी ड्राइव को और चार्ज अप करने के लिए, मतलब अपने ईवीज़ को और पुश करने के लिए। तो आपने देखा है कि जेएसडब्ल्यू ने ऑलरेडी पार्टनरशिप किया है एमजी मोटर्स के साथ एंड काफ़ी पॉपुलर कार्स इन्होंने एक्चुअली एमजी पहले से बना रहा था इंडिया में, और अब ये ग्रीन इलेक्ट्रिक कार्स के लेकर आए हैं और आगे और पार्टनरशिप करना चाह रहा है जेएसडब्ल्यू ग्रुप। तो वी हैव टू सी कि किस तरीके की कार्स आगे यार और आती हैं, मार्केट में कितना कंपटीशन इंक्रीज़ होता है टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज़ के लिए। ट्रैकिंग स्पेंडिंग पैटर्न्स, एक स्पेंडिंग पैटर्न भी हम ट्रैक करेंगे, इस साल लोगों ने किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा खर्च किया है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। कट आईटी रेट्स, हैंड आउट वाउचर्स टू ड्राइव कंजम्पशन अर्जेस सीआईआई। तो इनकम टैक्स को कम करो, वाउचर्स हैंड आउट करो, कंजम्पशन को ड्राइव करने के लिए। सीआईआई की एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसने गवर्नमेंट को ये पिच किया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग पिच है, एक बार ज़रूर देखेंगे। ईवी सेल्स 27% बढ़ा है 2024 में, 2 मिलियन का मार्क बिल्कुल छूते-छूते रह गया, 20 लाख का मार्क जो था वॉल्यूम में। बट वी हैव टू सी कि ये ग्रोथ पहले से कितनी ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर, कौन-सा सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रहा है। हाउसिंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इट इज़ क्रूशियल फॉर सक्सेस इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको इंडस्ट्रियल वर्कर्स के हाउसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, उनको हाउसिंग और अकोमोडेशन प्रोवाइड करना होगा। ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है जो ऐसा कह रहा है, तो हम इसे भी डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आईपीओ से। मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स में से काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर होंगे जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया होगा, मिला है या ना मिले ये मैं नहीं कह सकता। शायद 1-2 भी अगर आईपीओ मिला होगा, तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स उसमें आए होंगे अगर उन्होंने एग्ज़िट किया होगा टाइम पे। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स 2024 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेन दिखाया है। वेटेड एवरेज फर्स्ट डे इंक्रीज़ रहा है 31% का, मतलब ऑन एन एवरेज एक आईपीओ अगर आपको मिल गया है, तो नेक्स्ट डे कम से कम भी ऑन एन एवरेज 30% 31% ऊपर रहा है कंपेयर टू 40% इन 2023। 2023 में 40% का एवरेज था अकॉर्डिंग टू एनालिसिस बाय नोवामा। तो इस साल के जो गेन्स थे ये हायर रहे हैं, इफ नॉट फॉर द लैकलस्टर डेब्यू ऑफ सेवरल लार्ज आईपीओस। कुछ बड़े आईपीओस की वजह से ना ये एवरेज गेन 31% आ गया, जैसे कि hyundai मोटर्स। तो और काफ़ी बड़ा वेट भी है इसका। नहीं तो अगर आप देखेंगे एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर जो 7% था ना, एक्मे सोलर होल्डिंग्स जो डाउन था 3% आईपीओ के बाद। नहीं तो बाकी सारे आईपीओस में जो गेन्स देखने को मिले हैं, दे हैव बीन ट्रेमेंडस। जैसे कि लार्जेस्ट फर्स्ट डे पॉप आया किससे? ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन से। शेयर्स जो है 4.5 गुना हो गए ऑलमोस्ट। केआरएन हीट एक्सचेंज एंड रेफ्रिजरेशन 3.8x हो गए शेयर्स और प्रीमियर एनर्जीज के 2.8x हो गए। तो सबसे बड़े जो डिक्लाइनर्स थे उनमें था एक पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज, 40% नीचे खुला इसका आईपीओ। मतलब आईपीओ में अगर आपको मिल गया ये शेयर, तो 46% का लॉस आपको नेक्स्ट डे ही था। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 40% नीचे था। एक्मे फिन ट्रेड ये 26% नीचे था एंड 2024 में 90 से ज़्यादा मेन बोर्ड आईपीओज़ रहे हैं जिन्होंने 1.6 ट्रिलियन रुपीस रिकॉर्ड किया है और सरपास किया है 2021 रिकॉर्ड ऑफ 1.19 रुपी ट्रिलियन ट्रिलियन रुपीस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स की कंपनीज़ आई है, स्मॉल एंटरप्राइजेज़, मिड साइज़ एंटरप्राइजेज़ एंड काफ़ी बड़ा इन्होंने पैसा अमाउंट रेज़ किया है।
एज़ कम्पेयर टू अगर आप 2021 भी देखेंगे जो नया लास्ट रिकॉर्ड था हमारा, तो काफ़ी पैसा यहाँ पे रेज़ किया गया और टोटल जो इक्विटी रेज़ की गई है वो 3.4 ट्रिलियन है, जो करीब 2.2x ज़्यादा है लास्ट ईयर के टोटल से। सो यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग तरीके होते हैं पैसा रेज़ करने के, जैसे आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब पहली बार आप शेयर मार्केट में शेयर्स अपनी कंपनी को लिस्ट करते हैं, वो आईपीओ होता है। फिर आता है फॉलो ऑन ऑफरिंग्स, एफपीओस भी बोलते हैं इनको। जब आप क्या करते हो, आप एक बार आईपीओ कर चुके हो, आप दोबारा से अपने नए शेयर्स इश्यू कर रहे हो मार्केट में और लिस्ट कर रहे हो, पैसा रेज़ कर रहे हो। तो वो होता है फॉलो ऑन ऑफरिंग। इसके अलावा ऑफर्स फॉर सेल क्या होता है? जब प्रमोटर्स या एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कंपनी के मार्केट में अपना शेयर बेचते हैं, तो ऑफर फॉर सेल होता है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, आपकी कंपनी आप देखेंगे अगर इंस्टीट्यूशन से पैसा ले रही है, रेज़ कर रही है, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स होता है और राइट्स इश्यू क्या होता है? जब रिलायंस ने जैसा राइट इश्यू किया था, शेयर चल रहा था 1500 का, इन्होंने 1300 पे राइट इश्यू किया। तो जो भी एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना रिलायंस के, उनके पास राइट है कि 1300 पे वो शेयर वो बाय कर सकते हैं एंड वो डिस्काउंट पे बेसिकली शेयर ले सकते हैं। और तो इस ये सारे अलग-अलग मेथड्स हैं शेयर से ही पैसे को रेज़ करने का। तो अगर आप देखेंगे अमाउंट जो रेज़ किया गया है, पिछले मतलब 20 साल का आप डेटा देखो, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये। ये देखिए अमाउंट रेज़ हुआ था 6,900 करोड़ 2005 में, 6 में 19,000, 7 में 34,000, 8 में 16, 9 में 19 और फिर 10 में वापस से हम लोग आ गए थे। ये जो पीरियड था ये काफ़ी खतरनाक था, आपको ही पता है। काफ़ी इकोनॉमिक टर्मोइल था यहाँ पे। 2011 में सिर्फ 5,900, 2005 से भी कम। 2012 में 6,800, 2013 और 14 में आप देखिए आईपीओ से कितने पैसे रेज़ हुए हैं, 6,800, 1,200 करोड़, सिर्फ 1,200 करोड़। इतने कम आईपीओस आए तो मतलब कितना ठंडा ये साल रहा होगा और अब आप 2024 में आते हो तो देखते हो 1,62,800 करोड़। नया रिकॉर्ड बनाया हमने 2024 में। और आप देखो जब भी हमने एक पीक बनाया ना उसके बाद बहुत बड़ा ड्रॉप भी देखने को मिला। जैसे जैसे ही 37,000 करोड़ आए फिर 6,000, 6,000, 1,200, 1,200, 13,000, 26,000, फिर 68 फिर अचानक से हाफ हो गया यहाँ पे और फिर 12,000 पे आ गया। तो एक पीक बनता है और उसके बाद काफ़ी हम लोग यहाँ से नीचे भी जाते हैं व्हेन इट कम्स टू रेज़िंग फंड्स। आते हैं अगले आर्टिकल पे, रियल एस्टेट फर्म्स लग्जरी होम्स पे फोकस कर रहे हैं। इंडिया में लग्जरी होम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लग्जरी प्रॉपर्टी डेवलपर्स उनका साल बहुत ही अच्छा रहा है मैं कहूँगा 2024 का। जो कंबाइंड सेल्स वैल्यू है टोटल रेजिडेंशियल सेल्स की टॉप सिटीज़ में उन्होंने एक्लिप्स कर दिया है पिछले साल के डेटा को अगर आप कंपेयर करो। जो सर्ज आया है डिमांड में फॉर लग्जरी प्रॉपर्टी 4,316 करोड़ के यहाँ पे सेल्स हुई है फर्स्ट 11 मंथ्स में और टोटल रेजिडेंशियल सेल्स जो 2023 में हुई थी ना 4,036 करोड़ की थी, तो 11 मंथ में ही हम उसको क्रॉस कर चुके हैं, 10% से बीट कर चुके हैं। एनारॉक रिसर्च के हिसाब से आप ये देख सकते हैं, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से आया है डेटा। जो ट्रेंड है लग्जरी प्रॉपर्टी बायर्स का एक्सपेक्टेड है कि चलता रहेगा। लग्जरी से सेगमेंट जो है ये पॉइज्ड है सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए। काफ़ी सेवरल फैक्टर्स हैं यहाँ पे इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एचएनडब्ल्यूआईज़ और इसके अलावा अल्ट्रा एचएनआईज़ यूएचएनडब्ल्यूआईज़ जो है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है और हमें ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारे नए लोग आ रहे हैं इस दायरे में जिसे हम कहते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और स्पेसिफिकली आप जब देखते हो ना कि देश में आईपीओ हो रहा है इतना, इसका मतलब कि जितने भी कंपनीज़ हैं वहाँ के प्रमोटर्स अपने शेयर्स फाइनली लिस्ट कर पा रहे हैं अच्छे दाम पे फाइनली वो मैं कहूँगा जो उन्होंने मेहनत की है पिछले 10 साल में उसका फल वो ले पा रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप देखिए लग्ज़री हाउसिंग का ट्रेंड भी हमें बढ़िया दिख रहा है, राइट? इसका मतलब क्योंकि नए आईपीओ से क्या बनते हैं लोग? आईपीओ से नए एचएनआईज़ बनते हैं, अल्ट्रा एचएनआईज़ बनते हैं। तो उसके साथ ही हमें देखने को मिल रहा है कि लग्ज़री प्रॉपर्टीज़ के डिमांड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। तो रिसेंटली अगर मुंबई में देखेंगे आप मुंबई बेस्ड ओबेरॉय रियल्टी है जिन्होंने 81 एकर्स ऑफ लैंड इन्होंने कोस्टल टाउन ऑफ अलीबाग में लिया नियर मुंबई एंड कंपनी यहाँ पे 150 हाई एंड फुल्ली सर्विस ब्रांडेड विलास प्रोजेक्ट बना रही है और कंपनी ने बहुत सारे लग्ज़री अपार्टमेंट्स तो बेच दिए हैं इन अनदर लग्ज़री प्रोजेक्ट 36 वेस्ट इन वर्ली एरिया ऑफ मुंबई। तो कंपनी प्लान कर रही है, प्लान जो है कंपनी का वो स्टेम करता है, कहाँ से अच्छा है दिमाग में आया कंपनी के, क्योंकि इन्होंने देखा कि मासिव डिमांड है लग्ज़री रियल एस्टेट सेक्टर का, जो 2024 में देखने को मिला है, जो आउटलुक है सेगमेंट का कमिंग ईयर के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। तो एज़ मेनी एज़ 54 अगर अल्ट्रा लग्ज़री होम्स हैं जो बिके हैं, जिनका प्राइस था 40 करोड़ ईच और इसमें 48 एक्सक्लूसिव अपार्टमेंट्स हैं, 6 लार्ज साइज़ बंगलोज़ भी हैं, एनारॉक का ही कहना है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है लोगों का काफ़ी ज़्यादा आ रहा है इस तरीके के मैं कहूँगा बिग लग्ज़री हाउसिंग प्रोडक्ट्स में। आप देखिए कि इंडिया में करीब साढ़े 8 लाख लोग जो हैं वो एचएनआईज़ हैं, जहाँ प्रोजेक्शंस हैं कि ये डबल हो जाएगा फिगर टू 1.65 मिलियन बाय 2027। तो इंटरेस्टिंगली
20% इनमें से जो हैं ये मिलियनेयर्स हैं आर अंडर 40, 40 साल के अंडर हैं इसमें से 20% मिलियनेयर्स, जहाँ पे ग्रोइंग इन्फ्लुएंस दिख रहा है हमें यंग वेल्थ क्रिएटर्स का। और मीनवाइल जो अल्ट्रा एचएनआईज़ हैं, वो काउंट इनका बढ़ चुका है और हो चुका है 13,600 इन 2024, जहाँ पे 6% एनुअल ग्रोथ है। तो पॉपुलेशन जो है ये प्रोजेक्टेड है कि ये बढ़ेगा बाय 50% इन 2028 और आउटपेस करेगा ग्लोबल ग्रोथ एवरेज ऑफ 30%। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया आप देख सकते हो, करीब साढ़े 8 लाख लोग हमारे यहाँ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं और ये 2x होने वाले हैं कुछ ही साल में। 2027 तक मतलब सिर्फ 2 साल में 2x हो जाएँगे, तो घर की डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। आगे लग्ज़री होम्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। एनालिस्ट प्रेडिक्ट क्रिप्टो बूम इन 2025। अगर आप देखें एट अ टाइम जहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स जो हैं ये वे कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के पोटेंशियल रिटर्न का एज़ अ लीडर ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इकोनॉमी, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। येस, क्रिप्टो करेंसी में जो बूम आई है डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद, यू कैन सी कि बिटकॉइन किस तरीके से 1 लाख के ऊपर गया इनके रिजल्ट्स आने के बाद और काफ़ी ये बुलिश भी नज़र आए। इनके स्टेटमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा प्रॉमिसिंग है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। और आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस साल की जो रैली है ये जनवरी में स्टार्ट हुई विद रेगुलेटरी अप्रूवल, जब बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हो गया कि आप ईटीएफ बना सकते हैं बिटकॉइन का। और यहाँ पे हाल्विंग हुआ अप्रैल में, जिसकी वजह से क्या होता है जो नई बिटकॉइन है उनकी सप्लाईज कम हो जाती है जब ये हाल्विंग इवेंट होता है। तो ये हाल्विंग इवेंट आप देख सकते हैं, इसके बारे में हमने शायद वीडियो भी बनाई है पहले। एंड फाइनली ऑप्टिमिज्म तब आया फाइनल जब यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट ने कहा कि ये क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज बनाने वाले हैं यूएस में। सिंस देन अगर आप देखेंगे जो स्लोअर पेस है इंटरेस्ट रेट कट्स का बाय यूएस फेडरल रिजर्व और स्केप्टिसिज्म आया बाय डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रपोज्ड स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व, इसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को हमें मिल रही है। बिटकॉइन अभी 125% ऊपर है, $96,000 के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं अभी। एंड टोटल क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप जो है अभी हो गया है $3.3 ट्रिलियन। तो यहाँ पे ट्रम्प जो है ऑफिस लेने वाले हैं एंड एनालिस्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी रैली आ सकती है कि ये $2 लाख भी पहुँच सकता है। अगर ग्लोबल अप्रूवल आ गए स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स के, तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोगों का पेंशन का पैसा, हमारी सेविंग्स, पीएफ के पैसे सँभाल रहे हैं, वो काफ़ी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। इसकी वजह से बूस्ट होगा इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा काफ़ी एंड यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हमें ग्रोथ देखने को आगे मिल सकती है एज़ पर द रिपोर्ट। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईपीओज़ भी आ सकते हैं क्रिप्टो और वेब 3 कंपनीज़ के यूएस में, जिससे और ट्रांसपेरेंसी आएगी और इंस्टीट्यूशनल कैपिटल और ज़्यादा आएगा। ग्लोबल एडॉप्शन जो है ये एक्सपेक्टेड है कि ये बूम विटनेस करेगा पोलैंड में एंड इटली में, रिविजिटिंग देयर हेवी क्रिप्टो टैक्स पॉलिसीज़ एंड ईयू मेकिंग प्रोग्रेस ऑन इट्स माइका रेगुलेशंस। चाइना ने भी अगर आप देखोगे ना तो सॉफ्ट एंड अप्रोच दिखाया है क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर के। तो जो सीईओ है हमारे ज़ेप्पे के, इन्होंने कहा कि अगर मासिव राइज़ होता है ना एडॉप्शन में ऑन ग्लोबल फ्रंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिटकॉइन अगर हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया इंस्टीट्यूशनल ट्रेज़रीज़ में, तो ये बहुत ज़्यादा मेनस्ट्रीम हो जाएगा पहले से एंड 2025-2024 से कई गुना ज़्यादा बेटर होगा बिटकॉइन के लिए, कई गुना ज़्यादा बेटर। येस, इंडिया में मुझे लगता है आपको ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं और हमें नहीं चाहिए हमारी कंट्री में क्रिप्टो करेंसीज़ एंड इंडियन गवर्नमेंट ने तो ट्राई भी किया है कि हम इसे बैन कर पाएँ कलेक्टिवली बाकी कंट्रीज़ में, उससे हमने डिस्कशंस भी किए थे आगे कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना चाहिए। बट वी हैव नॉट शोन एनी सक्सेस, हम उसमें सक्सेस भी नहीं शो कर पा रहे हैं इसे बैन करने में। तो वी हैव टू सी, आई डोंट थिंक कि मेबी शायद इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो या काफ़ी ज़्यादा डर है इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे टेररिज़्म वगैरह बहुत है। तो क्रिप्टो करेंसी से क्योंकि आप सीमलेसली इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस भी कर सकते हो, तो गवर्नमेंट को डर ये लगता है सबसे पहले तो कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल पैसा जो है बिल्कुल टैक्स के रडार से बिल्कुल हट जाए और लोग पैसा एक-दूसरे को शेयर करने लग जाएँ। इससे एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट हो जाएगा जो रुपए को चैलेंज करेगा। इनको ये लगता है रुपया इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब मेबी एक ब पैरेलली बहुत बड़ा एक अल्टरनेटिव आ सकता है रुपए के अगेंस्ट, तो कहीं न कहीं ये डर है और इससे टेररिज़्म वगैरह के लिए, गलत चीज़ों के लिए भी इंडिया में पैसा भेजना बड़ा आसान होगा। जो वो मेबी यूएसडीटी के थ्रू कर सकते हैं, टेथर कॉइन्स के थ्रू या फिर किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसीज़ के थ्रू, जिसे ट्रैक करना शायद इतना आसान ना हो। तो ये एक व्यू रहा है इंडियन गवर्नमेंट का। तो आप देख सकते हैं कि वी हैव टू सी, ग्लोबली तो इतना इंटरेस्ट है बट इंडिया में कुछ हो पाएगा या नहीं, हमारे टैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो 125% भी जिसने इसमें कमा लिया होगा उसको 30% यहाँ पे टैक्स तो देना पड़ेगा मेरे हिसाब से एंड प्लस टीडीएस भी। तो ब्रेकआउट ईयर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत अच्छा ब्रेकआउट रहा है। यहाँ पे बात करते हैं एक एडिटोरियल की और ये है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। एज़ अ डेवलपिंग नेशन
जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ परस्यू कर रहा है, चाहता है कि बढ़िया इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इंडिया ने सारे एंडेवर्स किए हैं क्लाइमेट टॉक को वॉक करने के लिए, मतलब क्लाइमेट डिस्कशंस में जो हमारे कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए। और ये बेस्ट इलस्ट्रेट किया गया है बाय द स्केल, जहाँ पे इन्होंने अपने रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपैंड किया, कैपेसिटी को। और बहुत ही इंप्रेसिव रिजल्ट्स है, आप ये नंबर्स में देख सकते हैं 2024 में इन पर्टिकुलर, क्योंकि एक ब्रेकआउट ईयर रहा, ये सेवरल माइलस्टोन्स हमने रीच किए हैं। इंडिया ने बड़े-बड़े कदम उठाए हैं और बड़े स्ट्राइड्स लिए हैं, और जो मिशन 500 गीगावाट है हमारा 2030 तक का, ये लगता है कि हमारा पूरा हो जाएगा। इस साल हमने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमारी क्रॉस कर चुकी है 200 गीगावाट लैंडमार्क। ये थी 214 गीगावाट बाय द नवंबर एंड, 14% जंप आया है लास्ट ईयर से। डबल डिजिट ग्रोथ रेट है, बहुत बढ़िया ग्रोथ रेट होता है ये एनर्जी सेक्टर में, अगर आप देखोगे ओवरऑल एज़ अ कंट्री, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया स्पेसिफिकली। नवंबर अलोन में अगर आप देखोगे तो इंडिया ने ऐड की 2.3 गीगावाट ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, जो 4 गुना है जिन्होंने लास्ट नवंबर ऐड किया था उससे। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जीज बिडिंग ट्रैजेक्टरी जो है 50 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की है एनुअली। एंड एफवाई 28 काफी बढ़िया ऑगर करेगा हमारे लिए इस सेक्टर के लिए, जहाँ पे कोई स्लो डाउन की उम्मीद नहीं है इन द नियर फ्यूचर। तो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेसिफिकली जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन की, हार्नेस करने की एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्सेज से, बहुत ही बढ़िया एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया फंड्स के भी इन्फ्लो दिख रहे हैं, प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टर्स से इंडिया में लोग पैसा लगाने को तैयार है अभी प्रोडक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन में, स्पेसिफिकली जो रिन्यूएबल एनर्जी से आती हो। तो 2025 को अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो ग्रिड मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी पर फोकस है, ये क्रिटिकल इनेबलर होगा, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्रोथ और ज्यादा होगी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो ये हमें चाहिए, और अगर ग्रिड मॉडर्नाइजेशन होता है, ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी और बढ़िया होती है, तो इससे ओवरऑल पूरे सेक्टर का काफ़ी फ़ायदा होगा। जो नीड ऑफ द आवर क्या है, राइटर के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें सिम्प्लीफाई करना होगा और एक्सेलरेट करना होगा, पुश करना होगा प्रोसेस को। जो हमारा प्रोसेस है, जैसे कि पावर परचेज़ एग्रीमेंट साइन करना, पावर सेल एग्रीमेंट करना, लैंड एक्विजिशन करना। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, जहाँ पे भी एग्रीमेंट्स और लीगल चीज़ें आ जाती है, सबसे ज़्यादा जो दुःख है इन्वेस्टर्स का, बिज़नेसमैन का, आम नागरिक का, वही है। तो लॉज़ जो प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं ना, सबसे ज़्यादा लोगों को उनसे ही डर लगता है, कि ये वो कुत्ता है जिसको आपने पाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो आपके जो डेंजर्स हैं, उनको सेंस करके उनको ये कट काटेगा या आपको ही काट लेता है सबसे पहले। ये ऐसा पेट है, मैं कहूँगा। तो यहाँ पे हर हर आर्टिकल एडिटोरियल में हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम ये देखते हैं, लोग कहते हैं इंडिया में बिज़नेस के लिए करने के लिए वो है यहाँ के लॉज़। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है और उनके डेरिवेटिव्स है ना, जैसे कि वो ऐसे एरिया है जहाँ पे इंडिया रियलाइज़ कर सकता है ट्रिमेंडस पोटेंशियल, और ग्लोबल चैंपियन भी बन सकता है ग्रीन हाइड्रोजन में, अगर गवर्नमेंट का जो फ़ोकस है, वो ऐसा ही रहा, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेजर प्रोग्रेस देखने को मिले अगले साल। तो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं जो हो रहे हैं एवरी डे, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी जहाँ पे कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है एनर्जी पोर्टफोलियोज़ का, कॉम्प्लेक्स रिन्यूएबल एनर्जी, स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, इनके डेरिवेटिव्स, ये इसको हम किस तरीके से कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे काम इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। पैसा बहुत लगाना पड़ता है रिन्यूएबल एनर्जी में, और पैसा जब आता है, तो वो आने में टाइम लगाता है, ट्रांचेज़ में आता है। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है इंडिया में। आप कोई भी देखो कंपनी में, अब मुझे पता है कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं, उनमें से काफ़ी लोग इन्वेस्टर्स हैं, और वो ग्रीन एनर्जी की कंपनीज़ में पैसा बहुत लगाते होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में पैसा बहुत लगाते होंगे। तो अभी उन्हें स्टॉक प्राइस में रिटर्न्स देखने को इसलिए मिल रहा है, क्योंकि अभी पैसा का इन्फ्लो आ रहा है, लेकिन कंपनीज़ अभी पैसा नहीं कमा रही हैं। कंपनीज़ तो अभी इन्वेस्ट कर रही है उस पैसे को जो आपने दिया है। तो रिजल्ट्स एक्चुअली आना बाकी है। तो एज़ सच जो कंटीन्यूअस फ्लो है अफोर्डेबल फंड्स का, उसकी ज़रूरत है कि वो जो व्हील्स हैं सेक्टर के, उन्हें वो आगे चलाते रहें, और कैपेसिटी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। जो वॉलेटिलिटी है और अनसर्टेनिटी, इंटरेस्ट रेट, फॉरेक्स रेट, पॉलिसी चेंजेज़ अक्रॉस द कंट्रीज़, या ग्लोबल सप्लाई चेन की आप बात करते हो, जो हमारे रॉ मटेरियल्स जो हम इम्पोर्ट करते हैं, ये एक बहुत बड़े डेटरेंट है। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारे जो रिस्क है ना प्रोजेक्ट्स में, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे आप ऐसा नहीं कि बस आप इंडिया में सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी और आपने इस पे काम कर लिया। काफ़ी चीज़ें आप इम्पोर्ट करते हो दूसरी जगहों से, और काफ़ी चीज़ें डिस्कस करती है कि यूएस की ट्रेड पॉलिसी क्या है, चाइना की ट्रेड पॉलिसी अभी क्या चल रही है, क्योंकि ट्रेड वॉर चल रहा है, पॉलिटिकल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, ब्याज दर, और साथ में रुपया और डॉलर, ये किस तरीके से अभी चल रहा है। ये सारी चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं। इसे तो काफ़ी, मतलब मैं बोलूँगा ये सेंसिटिव भी है। तो अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं,
आरई सेक्टर के लिए, तो यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो हैं वो मदद करेगी हमारे रोबस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, हाइड्रोजन वैल्यू चेन्स, ये सारी चीज़ों पे हमें वर्क करना होगा और गवर्नमेंट को कहीं न कहीं यहाँ पे सब्सिडाइज़ करना होगा, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है इस जगह पर इन्वेस्ट करके तुरंत पैसे कमा लेना। काफ़ी बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए और काफ़ी पेशेंस चाहिए पैसे कमाने के लिए। JSW Group in talks with Chinese biggies to charge up its EV drive। JSW ग्रुप जो है वो अभी बातचीत कर रहा है पोटेंशियल चाइनीज़ मेजर्स के साथ, जैसे कि अ, एक का नाम है गेली और दूसरा है बीवाईडी। बीवाईडी आप सबको पता है, बिल्डिंग और ड्रीम्स, मुझे भी इसके बारे में पता है। काफ़ी बड़ा है ये, पूरी दुनिया में है और काफ़ी खौफ है अभी इसका, स्पेसिफिकली जो अमेरिकन, यूरोपियन और ऑटोमोबाइल जापानीज़ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करना चाहते हैं, ई-ट्रक्स लॉन्च करना चाहते हैं अपने ओन ब्रांड में, एंड काफ़ी सारे लोग अवेयर हैं सारे प्लान्स के। तो सज्जन जिंदल ओन ग्रुप है ये, जो कोलैबोरेशन के लिए इनसे बातचीत कर रहा है, जहाँ पे लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हो सकती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है, फुल फ्लेज्ड मोबिलिटी कंपनी का, इन एडिशन टू इट्स एक्जिस्टिंग जॉइंट वेंचर जो इन्होंने बनाया है चाइना के एसएआईसी मोटर्स के साथ। तो यहाँ हाई एम्बिशंस हैं ईवी स्पेस में, और जेएसडब्ल्यू यहाँ पे डिस्कशंस होल्ड कर रहा है मल्टीपल एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ इन चाइना, और फाइनल प्लान्स जो हैं इंक्लूडिंग नेचर और एरिया ऑफ कोलैबोरेशन, ये एक्सपेक्टेड हैं कि ये फर्म्ड अप हो जाएँगे 2025 में। तो पेंट से लेकर स्टील बनाती है ये कंपनी जेएसडब्ल्यू, एंड इनके सिलेक्टेड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, 2 ईच फॉर इलेक्ट्रिक कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स। जो इनका खुद का ईवी ड्राइव है, जो लोगों ने साइट किया है, बिज़नेस अभी हाउस्ड है अंडर जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी नाम से। एंड एक्जिस्टिंग जेएसजी जॉइंट वेंचर जो इनका जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया, इनकी सिनर्जी रहेगी जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी के साथ। तो 2 जो हैं ये कंपनीज़, इनकी इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस हैं। तो जेएसडब्ल्यू यहाँ पे ऐसे ही पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, लाइसेंसिंग करना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से दूसरी कंपनीज़ के साथ। तो ये जो जीली है, ये ओन करती है वोल्वो कार्स को, एंड ये पार्ट ओनर है लोटस कार्स की भी, एंड ऑलरेडी इनका एक इनडायरेक्ट प्रेज़ेंस है इंडिया में थ्रू दीज़ ब्रांड्स। बीवाईडी का डायरेक्ट प्रेज़ेंस है इंडिया में और इमर्ज कर रहा है ईवी मार्केट में भी, जहाँ पे टू व्हीलर, थ्री व्हीलर्स काफ़ी, मतलब यहाँ पे ग्रोथ अच्छी है इनमें। इंडिया का जो ईवी मार्केट है वो 1.87 मिलियन यूनिट्स पहले 11 मंथ में कर चुका है 2024 के, एंड ईयर एंड तक ये शॉर्ट ऑफ 2 मिलियन मार्क रहने वाला है बस। तो जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी इन्वेस्ट करने वाला है 27,200 करोड़ सेंट्रल महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर में, और ये इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड कार्स बनाएगा यहाँ पर, प्रोड्यूस करेगा 5 लाख इलेक्ट्रिक कार्स और 1 लाख कमर्शियल व्हीकल्स पर एनम, इनका गोल ये है। और ये वन ऑफ द 7 प्रोजेक्ट्स है जिसे अप्रूव किया गया बाय स्टेट कैबिनेट इन सितंबर 2024। सितंबर में इन्होंने अपॉइंट किया था राजीव मेहता को एज़ चीफ ऑफ बिज़नेस, एंड इन्होंने हायर किया मनोज सुराना को एज़ सीनियर एग्जीक्यूटिव फ्रॉम इलेक्ट्रिक बस मेकर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एज़ हेड ऑफ होमोलोगेशन एंड टेक्निकल। तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू आप देखिए कितना एग्रेसिवली यहाँ पे एक्सपेंशन प्लान कर रहा है, बट ये बहुत ही, मैं बोलूँगा, क्लेवरली प्ले कर रहे हैं। ये चाइनीज़ कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत आगे हैं इस टाइम पे पूरी दुनिया में। बहुत ही सस्ती कार्स हैं इनकी, बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ही बढ़िया एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है। तो ये इनके साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में अपनी प्रेज़ेंस को बिल्ड करना चाह रहे हैं, जैसा इन्होंने एमजी मोटर्स के साथ किया। अब एक्जिस्टिंग जो हमारी कंपनीज़ है, जैसे महिंद्रा हो गई या टाटा हो गई, इनको काफ़ी बड़ा चैलेंज मिलेगा। अगर इस तरीके की पार्टनरशिप्स जेएसडब्ल्यू ने करी है, तो कहीं न कहीं इन्हें भी कुछ इस तरीके की अपॉर्च्युनिटीज़ को असेस करना होगा और देखना होगा कि कैसे कम्पीट कर पाएँगे इनके साथ। आते हैं अगले आर्टिकल पे, ट्रैकिंग स्पेंडिंग पैटर्न्स, वेजिटेबल और स्पाइसेस, मसाले। यहाँ पे देखा गया कि बहुत बड़ी इंक्रीज़ आई है स्पेंडिंग में अमंग फूड आइटम्स, अगर फूड आइटम्स की बात करें, चाहे आप गाँव के एरियाज़ की बात करें या अर्बन एरियाज़ की। अगस्त 2023 से जुलाई 2024 अगर आप कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे ये ईयर रहा है ड्रिवन बाय इन्फ्लेशन। ओवरऑल जो फूड एक्सपेंडिचर है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, जो नॉन फूड आइटम्स हैं उसके कंपैरिज़न में, अकॉर्डिंग टू द हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। हाई ग्रोथ इन फूड एक्सपेंडिचर, अगर आप देखेंगे तो एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब ऑन एन एवरेज 1 महीने में कितना आप कंजम्पशन पे खर्च करते हो खाने पे, 2023 से 24 में, तो रूरल ब्लू कलर का है और अर्बन रेड कलर का है, और आप ये देखो कि फूड आइटम्स में रूरल 10.8 और 9.7 क्या है यहाँ पे अर्बन। नॉन फूड आइटम्स में भी आप देख सकते हो, और ऑल आइटम्स अगर कंबाइनली आप देखोगे तो रूरल में 9.2 रहा है और ये रहा है अर्बन में 8.3। तो ये ड्रिवन है बाय फूड इन्फ्लेशन, जो चेंज आया है एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। तो बड़ा चेंज हर जगह पे हमें कहाँ देखने को मिल रहा है?
रूरल एरियाज़ में चेंज हमेशा बड़ा देखने को मिल रहा है हमें, जो इनके कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर में आया है। एवरेज अगर आप इन्फ्लेशन की भी बात करोगे तो ब्लू कलर का जो ये बार है, ये रूरल के बारे में बता रहा है और अर्बन के बारे में बता रहा है, रेड कलर का बार। तो 23 से लेके ये जुलाई देखिए आप, अगस्त 22 से 23 और ये 23 से 24। फूड इन्फ्लेशन यहाँ बढ़ा है, यहाँ बढ़ा है, यहाँ भी काफ़ी बढ़ा है। काफ़ी मतलब अगर आप देखोगे ऑल आइटम्स को अगर आप कंपेयर करो, तो ओवरऑल तो घटा है हमारा फूड इन्फ्लेशन। गुड़गाँव में देखिए 5.5% हुआ है 6.1% से, और शहर में 5.9% से 4.7% पे आया है। लेकिन फूड आइटम्स पहले से काफ़ी महँगे हुए हैं। तो ये काफ़ी लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो फूड आइटम्स के कॉस्ट हैं, जो लगातार इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। एवरेज अगर आप देखेंगे वेजिटेबल इन्फ्लेशन, तो 21.4% रहा है वेजिटेबल के जो इन्फ्लेशन है, कहाँ पर? रूरल एरियाज़ में, 21% अर्बन एरियाज़ में। मतलब एवरेज स्पाइस इन्फ्लेशन भी अगर आप देखेंगे 13.8%, रूरल एरियाज़ में 13.5%, अर्बन एरियाज़ में। तो ये मैं बोलूँगा बिल्कुल ये एकदम पीक है। मतलब ये बहुत ही खराब, बहुत ही पेनफुल डेटा है लोगों के लिए, अगर इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन आता है फूड और कमोडिटीज़ में और स्पाइसेज़ में। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आप देखेंगे तो लोग परेशान रहे हैं स्पेसिफिकली फूड और वेजिटेबल आइटम्स में, और जो मैं बोलूँगा लोअर इनकम जो कैटेगरी है उनको काफ़ी परेशानी हुई होगी। अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली अगर फूड आइटम्स के दाम ज़्यादा बढ़ते हैं तो, क्योंकि इनका मेजर एक्सपेंडिचर ही फूड पर जाता है। चेंज इन एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे, जो चेंज आया है, ये चेंज की बात कर रहा है, चेंज इन एवरेज मंथली पर कैपिटा इनकम 2023-24 से 22-23 में जो अगर आप कंपैरिज़न करते हो, तो टैक्सेस और सेस का अगर आप देखोगे, ये परसेंटेज में है, ठीक है? इन परसेंटेज रूरल और अर्बन में देखो 80%, 43.8% वेजिटेबल्स में, ये सारे आपको दिखेंगे डबल डिजिट ग्रोथ रेट है इनका, डबल डिजिट ऑलमोस्ट हर चीज़ में हमें देखने को मिल रहा है कि कंज़म्पशन बढ़ा है, पैसा देखिए कहाँ पे खर्च हो रहा है लोगों का, खाने के आइटम्स पे, वेजिटेबल्स, टैक्सेस पे भी काफ़ी बड़े चेंजेज़ आए हैं खैर, कंज्यूमर सर्विसेज़, फ्रूट्स, सीरियल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस, कन्वेयंस, हर चीज़ पे देखिए आप कितना दाम बढ़ा है। सिर्फ़ 2 चीज़ों ने लो लोगों को राहत दी है, एक तो एडिबल ऑयल, ऑयल के दाम पिछले मैं बोलूँगा 4 महीने से मेरे ख़्याल से या 3 महीने से काफ़ी बढ़े हैं, लेकिन उससे पहले लगातार घट रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इम्पोर्ट पे टैक्स 5% से 27% कर दिया, तो फिर उसके बाद ये भी काफ़ी बढ़ चुका है अभी, अगर आप कंपेयर करो पिछले 4 महीने में। लेकिन जो रेंट है ओवरऑल -23.3% रहा, एंड यहाँ पे हमें अर्बन एरियाज़ में ये पॉज़िटिव जाता हुआ दिखा है। कट आईटी रेट्स, हैंड आउट वाउचर्स टू ड्राइव कंजम्पशन अर्जेस सीआईआई। इंडस्ट्री बॉडी सीआईआई ने पिच किया है। सबसे पहले इन्होंने पिच किया कि भाई आप सुनो, एक काम करो, गवर्नमेंट को कहा बजट से पहले कि आप पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स को कट करो, एक्साइज़ ड्यूटी जो फ्यूल और पे है उसको वो करो, कट करो, और एक कंजम्पशन वाउचर लेकर आओ अपकमिंग बजट में जिससे कंजम्पशन बूस्ट हो। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ईईपीसी ने प्रपोज़ किया है एक फेसलेस जीएसटी ऑडिट सिस्टम जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ को सपोर्ट करे। डोमेस्टिक कंजम्पशन ये क्रिटिकल है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए, लेकिन जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, वो कहीं न कहीं हमारे परचेज़िंग पावर को ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ये चंद्रजीत बैनर्जी का कहना है, जो डायरेक्टरेट जनरल हैं, किसके डायरेक्टर जनरल है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सीआईआई, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के चेयरमैन है ये, और इन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हैं, ये फ़ोकस करना चाहिए ना कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाए लोगों की, जिससे स्पेंडिंग हो, इकोनॉमिक मोमेंटम बढ़े जिससे, नहीं तो क्या होगा? लोग पैसे खर्च नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन भी और बढ़ रहा है, किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा, ना तो बिज़नेस ग्रो करेंगे, ना ही लोग ग्रो करेंगे। सरकार मेरे ख़्याल से शायद फ़ायदे में रहेगी। पर्सिस्टेंट फूड इन्फ्लेशन pressures impinge upon low-income rural households who allocate a larger share to food in their consumption basket. अगर फूड इन्फ्लेशन जैसा हमने डिस्कस किया ऐसे ही प्रेशर करता रहेगा लोगों को, लो इनकम वाले रूरल हाउसहोल्ड्स पर ऐसे ही प्रेशर डालता रहेगा, जो ज़्यादा फूड पे खर्च करते हैं, इनका 50% 60% जो इनकम, जो 10,000 कमा रहे हो तो 50-60% फूड पे खर्च कर दे रहा है। तो ये लोग कैसे अपना कंजम्पशन बढ़ा पाएँगे? और ये लोग कंजम्पशन नहीं बढ़ा पाएँगे तो इंडस्ट्रीज़ कैसे ग्रो करेंगी? आप क्या बेचोगे इन्हें, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्साइज़ ड्यूटी फ्यूल पे घटाना बहुत ज़रूरी है, इनका ये कहना है, जो सिग्निफिकेंट पार्ट है हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस का, ये लोअर करेगा इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज़ करेगा डिस्पोजेबल इनकम, सीआईआई का ये कहना है। और इन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम मार्जिनल टैक्स रेट को रिड्यूस करेंगे पर्सनल इनकम के लिए अप टू 20 लाख पर एनम, तो ये एनकरेज करेगा कि लोग ज़्यादा कंज़म्पशन करें और टैक्स रेवेन्यू इससे और बढ़ेगा।
तो जो गैप है बिटवीन हाईएस्ट मार्जिनल टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल्स एट 42.74% एंड नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25.17%, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब हाईएस्ट अगर आप मार्जिनल टैक्स रेट लो ना, तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो पे करते हैं कितना, हम लोग पे करते हैं 42.74%, और एक कॉर्पोरेशन जो है, जो पैसे कमाने के लिए है, वो पे करता है 25.17%। ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एडिशनली इन्होंने प्रपोज किया कि आप डेली मिनिमम वेज रेट को मनरेगा के तहत थोड़ा इंक्रीज करो, एटलीस्ट इसे 375 पर लेकर आओ, जो अभी 267 है। एंड ये इन्वॉल्व कि इसमें 42,000 करोड़ का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आएगा। जो एनुअल पे आउट है अंडर पीएम किसान स्कीम, इसे भी बढ़ाना चाहिए टू 8,000 फ्रॉम 6,000 रुपीज। एंड यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट आएगा 20,000 करोड़, जहाँ पे 100 मिलियन बेनिफिशियरीज हैं, यहाँ पे 10 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं। तो यूनिट कॉस्ट है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड प्रधानमंत्री पीएम ए वाई यू अर्बन, तो इनको भी इंक्रीज करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा हैंड आउट दो, वाउचर्स दो, कि वो पैसे को खर्च करें और टैक्स कम करो लोगों का। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप ऐसी इकोनॉमी बनाओ जहाँ पे कंजम्पशन बढ़े और कंजम्पशन पे आप टैक्स करो, यहाँ पे यहीं पे आप टैक्स लगाओ, और इससे आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, लोगों का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लोगों की सेविंग्स बढ़ेंगी, कंपनीज़ के इनकम बढ़ेंगे, कंपनीज़ के इनकम बढ़ेंगे, तो इकोनॉमी में फिर आगे ऐसी एक वर्च्यू साइकिल क्रिएट होगा। इन्होंने हाइलाइट किया कि जो डिक्लाइन है हाउसहोल्ड सेविंग्स में, वो इसलिए भी है क्योंकि बैंक्स इतना कम देते हैं इंटरेस्ट। अगर आप देखोगे बैंक 6% का ब्याज दे रहे हैं आपको। इन्फ्लेशन यहाँ पे 9% चल रहा है, 10% चल रहा है, 12% हो जाता है अगर रियल इन्फ्लेशन आप देखो तो। तो क्यों लोग डालेंगे बैंक डिपॉज़िट्स में? लोगों का पैसा तो इरोड हो रहा है बड़ी तेज़ी से। इक्विटीज़ में प रिटर्न बहुत अच्छा है, म्यूचुअल फंड में इतना अच्छा है। कंबाइंड विद टैक्स बर्डन्स भी ज़्यादा है इंटरेस्ट इनकम पे अगर आप एफडी में कमाते हो। तो इसको एड्रेस करने के लिए सीआई ने कहा है कि आप टैक्स रेट्स इंटरेस्ट इनकम पर भी कम करो फ्रॉम डिपॉज़िट्स, और शॉर्टनिंग करो लॉक इन पीरियड को एफडी के, जहाँ पे प्रेफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट मिले फ्रॉम 5 इयर्स टू 3 इयर्स को। तो इससे क्या होगा कि एफडी में भी लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा एफडी, और जिससे क्या होगा कि लोग एफडी में भी पैसा डालेंगे। तो ये जो सिस्टम है बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरिंग एनोनिमिटी, इससे कंप्लायंस कॉस्ट कम होंगे, स्ट्रीमलाइन होंगे प्रोसीजर्स, एमएसएमईज़ फोकस कर पाएँगे ग्रोथ पे और इनोवेशन पे। ये किस सिस्टम की बात हो रही है? ये बात कर रहे हैं एक फेसलेस जीएसटी ऑडिट सिस्टम का। फेसलेस जीएसटी ऑडिट सिस्टम जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करता हो और जो ईज़ी करे एमएसएमईज़ और जो कंपनीज़ हैं इनके लिए टैक्सेशन, क्योंकि क्या होता है कई बार कंपनीज़ प्रोडक्ट से ज़्यादा फोकस करना पड़ जाता है इन्हें अपने टैक्सेस पे। ईवी सेल्स अब ऊपर हो चुके हैं 27% इन 2024। तो ये हम ऑलरेडी कुछ पुराने आर्टिकल्स में हमने डिस्कस कर लिया वैसे पूरा, कि अभी मुझे नहीं लगता इसे डिस्कस करने की ज़रूरत है। करीब 1.87 मिलियन हम लोग अभी चल रहे हैं इन 11 मंथ्स। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे मतलब वी विल बी शाय ऑफ 2 मिलियन, ये डेटा आया है। सो थोड़ा-सा बस मिस रहेगा हमारा इस बार। एंड बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप देखोगे तो डिस्पाइट ग्रोथ, पेट्रोल व्हीकल्स तो अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। करीब 26.04 मिलियन व्हीकल्स बिके हैं, ठीक है? एंड 73.69% ये रहे हैं कौन से पेट्रोल वेरिएंट्स या डीज़ल व्हीकल्स जो थे, अगर वो भी आप देखोगे तो करीब-करीब 10.05% शेयर रहा है डीज़ल का। एंड यहाँ पे रिमेनिंग 9.87 रहा है व्हीकल्स पावर्ड बाय अदर फ्यूल्स, जैसे कि सीएनजी, हाइब्रिड या कंप्रेस्ड पेट्रोल सीएनजी जो मिक्स होता है वो। तो कहीं न कहीं आप देखोगे अभी भी काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं हमारे कन्वेंशनल जो फ्यूल्स हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। यस, इतनी जल्दी इलेक्ट्रिक लोग अपनी लाइफ में नहीं अडॉप्ट करेंगे, स्पेसिफिकली जब इतना महँगा हो। जैसे-जैसे सस्ता होता जाएगा, लोग थोड़ा-थोड़ा रिस्क लेंगे एंड आस-पास से देख कर के कि हाँ, ये बढ़िया है, प्रैक्टिकल है, तभी हम लोग आगे इसमें और ज़्यादा एक्सपेंशन कर पाएँगे। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जो एक एडिटोरियल आर्टिकल है, हाउसिंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अच्छा, आपने कई सारी कंपनीज़ देखे होंगे जो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्पेसिफिकली अपने इंडस्ट्रियल वर्कर्स को ना ये रहने के लिए भी अकोमोडेशन देते हैं, जहाँ पे आराम से कंपनी के सामने ही इनका प्रॉपर अकोमोडेशन है, वो रहते हैं शेयर करके, आराम से वहीं पे खाना-पीना, रहना, हर चीज़। एंड काफ़ी ये फ्रूटफुल भी रहता है, उन कंपनीज़ को हमने काफ़ी ग्रो होते हुए भी देखा है। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी निर्मला सीतारमण, इन्होंने जुलाई बजट में कहा था कि इनके प्लान्स हैं कि एस्टैब्लिश करें रेंटल हाउसिंग डॉर्मिटरी टाइप, जैसे हम डॉर्म्स देखते हैं ना ये हॉस्टल्स में स्पेसिफिकली,
जहाँ पे अकोमोडेशन हो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाए जाएँ, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज़ दोनों मिलके एंड यहाँ पे वायबिलिटी हो गैप फंडिंग की एंड जो सक्सेस है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में ये डिपेंड करता है क्रिटिकली कि किस तरीके से प्रेज़ेंट हैं बिग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स किस तरीके से कैपिटलाइज़ कर पाते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को एंड डिपेंड करते हैं लेबर फोर्स पर जो एक्सीड करता है लोकल सप्लाई। तो लेबर फोर्स यस अगर आपको प्रॉपर्ली इसे मैनेज करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन्हें अकोमोडेशन टाइप स्ट्रक्चर्स कुछ बना कर के दें और इससे माइग्रेशन जो है ये और ज़्यादा इंड्यूस करेगा लेबर डिमांड को मीट करने के लिए। हाउसिंग सप्लाई जो नेसेसिटेट अगर आप कर देते हो, तो ये सब्सिक्वेंट डिमांड को भी मीट कर जाएगा क्योंकि येस काफ़ी बेनिफिट रहेगा लेबर्स को अगर आप देखोगे काफ़ी कम्फर्ट रहेगा उनके लिए। हाउएवर जो करंट स्टेट है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का हाउसिंग का इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा मैनेज होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मली मैनेज होता है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, बहुत ही पुअर लिविंग कंडीशंस में कंपनीज़ इनको रखती हैं और सरप्राइजिंगली ये प्रिवेंट करता है वर्कर्स को पर्टिकुलरली वुमेन को कि माइग्रेट कर पाएँ बेटर एम्प्लॉयमेंट के सर्च में। तो जो शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स अकोमोडेशन है नियर इंडस्ट्रियल हब्स ये देयरफॉर एक मेजर बॉटलनेक है और ड्राइविंग फोर्स अट्रिशन का एंड यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट होती है, ग्रोथ भी अंडरमाइन होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और नई रिपोर्ट रिलीज़ की गई नीति आयोग द्वारा जिसने हाइलाइट किया जो अर्जेंट नीड है फॉर पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। तो कहीं न कहीं नीति आयोग भी ये समझ रहा है कि बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट एंटरप्राइज़ेज़ यहाँ पे इनिशिएटिव्स लें इस एरिया में, बट लेकिन ये जो इनिशिएटिव्स हैं, ये रेगुलेटरी हर्डल की वजह से रुक जाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ भी हमारे लॉज़ ऐसे बने हुए हैं कि प्राइवेट एंटिटीज़ ये नहीं करना चाहती हैं बिकॉज़ ऑफ द लॉज़। जैसे कि इनफ्लेक्सिबल ज़ोनिंग रेगुलेशंस हैं, इल्लिबरल बिल्डिंग लॉज़ हैं, अप्रूवल प्रोसेस है, इतना हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो रेस्ट्रिक्ट करता है लैंड यूसेज को नियर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। इसकी वजह से क्या है, लैंड का ऑप्टिमल यूज़ नहीं होता और जो फ्लोर एरिया रेशियो है और ग्राउंड कवरेज रेशियो है, ये भी बहुत लो है हमारी कंट्री में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके कंपैरिज़न में। तो वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल दोनों एक्सपेंशन जो है, लिमिटेड रह जाता है। तो इतना महँगा हो जाता है और इतनी झंझट हो जाती है कंपनीज़ के लिए, वो कहते हैं कि, "भई छोड़ो, हमें माफ़ करो।" हम वर्कर को 1000-2000 एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन ये अकोमोडेशन प्रोवाइड करना हमसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज़ बनाए हैं कि किसी भी तरीके से इंडस्ट्रीज़ ये कर ही ना पाएँ, जब तक कि इंडस्ट्री मतलब बहुत ज़्यादा पैसे ना खर्च करे। तो ये गवर्नमेंट को कहीं न कहीं सोचना होगा कि जो पुराने लॉज़ बने हुए हैं हमारे, इसको आप किसी भी तरीके से हटाओ, कम से कम सिंपल लॉज़ बनाओ, ताकि अगर कोई किसी का एट लीस्ट भला करना चाह रहा है, तो वो भला कर पाए। इंडस्ट्रियल हाउसेज़ फेसेस एडिशनल चैलेंजेस इंक्लूडिंग जैसे और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लॉज़ उठा के देखोगे स्पेसिफिकली क्योंकि मैंने देखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक वॉशरूम ही बनाते हो किसी कंपनी में, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे लॉज़ होते हैं जो आपको फुलफ़िल करना है, कि वो कितने दिन में पेंट होता है, कितना वो हाइजीन है, कितनी बार क्लीन होता है, क्या-क्या चीज़ें हैं, मतलब देयर आर अ नंबर ऑफ लॉज़ और ये अच्छे हैं मैं कहूँगा। ये ये कंप्लाई होने चाहिए, लेकिन अगर आप नए हाउसेज़, नए प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अभी तो इंडिया में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इतने स्ट्रिक्ट और इतने सारे लॉज़ हैं कि ये पूरा रेड टेप है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर आप किसी भी बिज़नेसमैन से बात करते हो, ज़रूर आप बात करो, मैं कहूँगा सबको आप बाहर निकलो और जितने भी बिज़नेस हाउसेज़ हैं, अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे बहुत छोटे बिज़नेस थे। तो आप छोटे बिज़नेस वालों से ही बात करो। ऑफ़ कोर्स आप डायरेक्टली जाके किसी बिज़नेस हाउस के कॉन्ग्लोमरेट के फाउंडर से आप नहीं बात कर सकते हो। बट आप बात करो कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्या-क्या लॉज़ हैं, क्यों वो लॉज़ फॉलो नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि वो फॉलो करना प्रैक्टिकल नहीं है। तो मार्केट जो रेंट है वर्कर्स के लिए अनऑथराइज़्ड कॉलोनीज़ में, इन्फॉर्मल हाउसिंग में वो बहुत कम है। तो प्राइवेट सेक्टर की जो विलिंगनेस है ना कि वो इन्वेस्ट करे इस सेक्टर में, वो बहुत सब्सटैंशियली बहुत ही लो है ऑन एन एवरेज। तो प्राइवेट सेक्टर भी इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए। तो अगर आप अनलीश करना चाहते हो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग का पोटेंशियल, तो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है कि हम सोचें एक डेंस लार्ज स्केल हाउसिंग के लिए, वर्कर्स के लिए एज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो। एंड रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि जो गवर्नमेंट सपोर्ट है इस सेक्टर में ये आना चाहिए वीजीएफ के फॉर्म में, जिससे क्या होगा, ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करेगा, टैक्स रिलीफ देना चाहिए गवर्नमेंट को, इंटरेस्ट सबवेंशन होना चाहिए ताकि मार्केट रेट इंटरेस्ट रेट जो है, उससे थोड़े सब्सिडी वाले रेट पे इन्हें ये बिल्डर्स को मिल पाए, बोरोइंग कर पाएँ। जो फ्लोर एरिया रेशियो है, इसको ये रिलैक्स करें। जीसीआर जो ग्राउंड कवरेज रेशियो है, कि कितना बड़ा मतलब लैंड है, इस पे कितना आप कवर करके कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इतना ही फॉर एग्ज़ाम्पल कर सकते हो, आपको इतना ओपन छोड़ना है। ये सारे जो लॉज़ हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा रिलैक्सेशन लेकर आएँ और एट अ टाइम जहाँ पे इंडिया एम कर रहा है कि ये जॉब्स क्रिएट करेगा थ्रू एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। तो बहुत ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग जो चलता किससे है, या तो टेक्नोलॉजी है और वर्कर्स हैं। तो इन दोनों पे आप पैसे खर्च करो, सेफ वर्किंग कंडीशंस इंश्योर करो, एडिक्वेट वेजेस मिले, हेल्थ केयर एक्सेस हो, प्रॉपर रेगुलेशन
रेगुलेशंस हो, जिससे एक्सप्लॉइटेशन ना हो पाए हमारे सिटिज़न्स का, हमारे जितने भी भाई हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, जो बेसिकली लीड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में उनका। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिलाई करता है किस पर? एडिक्वेट हाउसिंग, लार्ज कैचमेंट्स हो लेबर के लिए, लोकल टाउन्स या विलेजेस हो अराउंड क्लस्टर्स जो रहते हैं, वो सिर्फ वो नहीं प्रोवाइड कर सकते इनके लिए, जैसे आप नोएडा वगैरह में देखते हो कि इनको प्रॉपर अकोमोडेशन और लिविंग स्टैंडर्ड मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसी वीडियोज़ रोज़ देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।